अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया आप सबके जाने-पहचाने सुमीत पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम। बड़ी सारी थैंक न्यूज़ चल रही हैं और आपसे ज़ाहिर आपसे समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि रशिया को लेकर जो है G20 में कोई ख़ास क्रिटिसिज़्म नहीं हुआ, उसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या एशिया में एक तरह से इंडिया भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? और पहले तो कहा जाता था, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही कहा जाता था कि चाइना बड़ी सी सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाइना के बारे में कोई आप समझे 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान में एक ये इंप्रेशन दिया गया था कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो एशिया से, वो चाइना है। लेकिन अब एकदम हम जो है वो बिल्कुल बातों को या चीज़ों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस न्यूज़ को? देखिए, आरज़ू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आपका सादर आभार। सबसे पहली बात है, ये जो आप चाइना की बात कर रहे थे, ये चूरन तो चाइना ने पूरी दुनिया को 30 सालों में बेचा। तो पाकिस्तान में 3 साल से बेच रहे हैं, दुनिया को 30 सालों में से बेच रहे हैं। देखिए, अभी जो G20 पे आते हैं, G20 में क्या हुआ? अगर पिछला G20 आप देखें और अभी का G20 देखें, बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। लास्ट टाइम ये चल रहा था पुतिन इज़ अ बुचर, रशिया का ये, रशिया वो। अब की बार न रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने G20 को डोमिनेट किया, क्योंकि एक इकोनॉमिक फोरम है, और ना ही रशिया बैशिंग ने इसको डोमिनेट किया, ना ही पुतिन की गाली गलौच ने इसको डोमिनेट किया। लास्ट टाइम रशियंस के लिए बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन भी हुई थी कि पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, ये सब चीजें हुई थी। अब की बार क्या हुआ? इकोनॉमिक एजेंडाज पे जो भी हमने शेरपा जो होते हैं G20 के जो एजेंडा बनाते हैं, उनकी उन्हीं एजेंडाज पे चला। कोई रशियन बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ। पहली बार वेस्ट डोमिनेटेड फोरम है ये, क्योंकि देखिए G20 की बात करें, देखिए यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री मानते हैं, पर टेक्निकली उसमें 20-30 कंट्रियां, तो टेक्निकली 50 कंट्रियां, 50 कंट्रियां वेस्ट डोमिनेटेड फोरम में, एक भी यूक्रेन का, सॉरी, एक भी रशिया का क्रिटिसिज्म भी नहीं होता। रशिया यूक्रेनी एजेंडा डोमिनेट नहीं करता, और ना ही बाकी ये उल्टी सीधे जितने भी चीजें थी डोमिनेट करती थी। आपकी बात ये, अगर आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन देखिए, इसमें एरा ऑफ पीस नॉट वॉर, इसमें सीधा सीधा एक इंडियन इम्प्रिंट अब इस चीज में दिखता है। और जिसके लिए G20 मिलता, जो चीजें होनी थी, क्लाइमेट है, हमारा फूड सिक्योरिटी है, आदान प्रदान है, टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन, उस सब पे बातें हुई। बट एक एजेंडा को हाईजैक किया जा रहा था, जो इन्हें जिन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। ये आज पहली बात है। और यहाँ एक और चीज आप देखिए, अमेरिका की नहीं चली, अमेरिकन की, यूके की नहीं चली, पूरे वेस्ट की नहीं चली, और मजे की बात है चाइना की भी नहीं चली। चाइना वाले चाचा जी तो इतने परेशान हो गए थे, बाद में कुछ कोई नहीं मिला, जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया, वो ऐसे वो गब्बर सिंह के स्टाइल में उसका रास्ता रोक के, बस इस बार हाथ ऐसे नहीं किया। तो आपने वो अगर क्लिपिंग देखी हुई है आरजू जी, वो मुझे बचकानी हरकत थी, या तो ज्यादा सेट थे, या यहाँ से टेंशन थी। मतलब दोनों में तो एक कारण था, या तो ये था या ये था। आपने जो उसका रास्ता रोक के लिटरली बाय रूल्स, वो क्लिपिंग भी बड़ी वायरल हुई थी। और उस माहौल में, उस हाइटेंड टेंशन में, क्योंकि क्या हो रहा था, शी जिनपिंग को देख रहा था मोदी जी कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे इंडिया का एजेंडा चल रहा है, कैसे इंडिया डोमिनेट कर रहा है। उसको लगा यार, ये तो अगर ये रशिया यूक्रेन बात हुई तो बढ़िया है, हमारे में तो बात ही नहीं आएगी, तो तुम वही लड़ते रहो ना, जाकर लाओ लड़ो रशिया और यूक्रेन में, हम पे तो बात ही नहीं आएगी। ये जो चीजें दुनिया ने देखी, इसको अमेरिकन मीडिया ने भी कवर किया अर्जुन जी। इसको अमेरिकन मीडिया ने अब की बार खुल के कवर किया। उसने बोला कि इज देयर अ न्यू सुपर पावर। पहली बार अमेरिकन मीडिया कह रहा है इज देयर अ सुपर पावर इमर्जिंग। जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात थी। अब अमेरिकन मीडिया भी कहता है इज देयर इंडिया अ सुपर पावर इमर्जिंग, एंड इट इज नॉट चाइना, एंड इट इज नॉट चाइना। और चाइना की एक दो बातें बता दूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखिए, चाइना में जो टेंसेंट होल्डिंग्स है, उनका 50% रेवेन्यू गिर गया, सबसे बड़ी कंपनी है। चाइना की अभी हालत ये है कि जो अलीबाबा रन जैकवा है, क्योंकि 97% मार्केट शेयर उसके पास है, आपको खरीदना उसी से खरीदना, और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। उसने $2.7 बिलियन का लॉस अनाउंस किया लास्ट क्वार्टर में। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये सीसीपी के कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीसीपी की ऑर्गेनाइजेशन है। टेंसेंट में से जो हमारा जेफ बेजोस, ये क्या नाम है उनका, जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन है, आई कांट, वॉरेन बुफेट वगैरह और अमेरिकन कंपनियों ने जितने टेंसेंट में पैसे लगाए थे, सब गिर निकाल रहे हैं अपने वापस। तो जो अमेरिकन पुल आउट हो रहा है चाइना से, वो बहुत क्लियर और डायरेक्ट हो रहा है। और ये आपने इकोनॉमी की हालत देखी, लास्ट टाइम हमने बात की थी, फिर आपने देखा उसके बाद और भी फैक्ट्स फिगर्स आए हैं, ड्रॉट आया है, जीरो कोविड आया है। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए शी जिनपिंग कितने तिलमिलाए थे, कितने घबराए थे।
अब ऐसा लग रहा था ना किसी को मन का वो नहीं होता वो छोटे बच्चे को किसी को मन कर रहा किसी को ठोक दूं, अब वो बच्चा सा दिख गया जिसने छोड़ा उसको पकड़ के ठोक दिया। तो अब ये देखिए कितना प्रेशर बना वहां पे, और बिल्कुल एजेंडा चला और इंडिया वाली बात चली, और इंडिया तब भी पीस कहता था, इंडिया अब भी पीस कहता है। इंडिया ने हमेशा पीस की बात की, और सबसे बड़ी बात है अभी जिस मुश्किल दौरान से वक्त दुनिया गुजर रही है आरजू जी, यहाँ रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपने देखा परसों जब वो मिसाइल पोलैंड वाला मसला हुआ था, ये जेलेंस्की का वीडियो है, नाच रहा था गिटार लेके, ये सोच रहा था वर्ल्ड वॉर शुरू होगी मैं नाच रहा हूँ। आप देखिए इसे, इसीलिए मैं स्टैंड अप कॉमेडियन मस्करा इसीलिए कहता हूँ, पॉलिटिकल पप्पू इसीलिए कहता हूँ। ऐसे में अगर इंडिया के हाथ में चीजें नहीं होती, इंडिया ने उस चीज को भी कंट्रोल किया, इंडिया ने एजेंडा भी चलने दिया, इंडिया ने रशिया का भी वो अपमान नहीं होने दिया, इंडिया ने रशिया बैशिंग भी रोकी, इंडिया ने रशिया क्रिटिसिज्म भी रोका, क्योंकि ये इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो एजेंडा है वो चलने दीजिए। अगर आप देखिए, ईश्वर ना करे अभी यही प्रेसिडेंसी चाइना के हाथ पात होती तो, अगर ये चाइना के पास होती तो क्या होता, किसी और के पास होती तो क्या होता, आज नए 4 लफड़े शुरू हो गए थे, पोलैंड वाला मसला ही नहीं संभलता। अभी जब दुनिया में स्थिति खराब है, सिचुएशन टेंस है, वी आर वेरी लकी दैट इंडियन एंड नरेंद्र मोदी इज एट द ड्राइवर सीट। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। अभी अभी दुनिया को जरूरत है कि हम रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट को लगाए, क्योंकि आरजू जी फिर रिपीट करूंगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम चाइनीज इकोनॉमी विल ब्रेक, मैटर ऑफ क्वार्टर्स। वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट इम्पैक्ट। उस इम्पैक्ट के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगर हम उस इम्पैक्ट के लिए रेडी नहीं होंगे तो हम दुनिया में बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट कैन स्टॉप बाय वन थिंग। वो पप्पू बोल दे कि मेरे को नेटो में 10 साल तक नहीं आऊंगा, तो उस दिन अगले दिन लड़ाई रुकेगी? वो बोलेगा नहीं। वेस्ट बोल दे कि हम इसको नेटो में लेंगे नहीं, लड़ाई कल रुक जाएगी। तीसरे उसको हथियार भेजना भेज दो, बंद करना भेज दो। बट अभी दिक्कत क्या है आरजू जी, हो क्या रहा है कि उसको हथियार तो भेज रहे हैं वो लोग, पर अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से भेज रहे हैं, अमेरिकन मॉडल के। देखिए अमेरिकन मॉडल बहुत सिंपल है, तुम दोनों आपस में लड़ो, मुझसे हथियार खरीदो, ठीक है। अब ये, और जो भी जीतेगा उसके एरिया में, दूसरे के एरिया में मैं आऊंगा और वहां से तेल ले जाऊंगा। दिक्कत यहाँ क्या है, मॉडल नहीं चल रहा है। उनका ये था अहमद मोहम्मद को मारे, मोहम्मद अहमद को मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी दुकान चल रही है। सच कहता हूँ, लिटरली कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे सोच रहा उनका। अब या व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मारता है या उल्टा होता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गेम में स्टोरी में ट्विस्ट का है, ट्विस्ट ऐसे आया जब अमेरिकन टैक्स पेयर कह रहा भाई जो तू हथियार यूक्रेन में भेज रहा है इसका पैसा तो हम दे रहे हैं ना, या तो होते यूक्रेन पैसे भेजे तो ठीक है, तुम रेशनों को मारो या रेशन तुम्हें मारे, अच्छी बात है। और बोले तुमने इस पप्पू पे इतने 8-9 महीने से पैसे लगा रहे, दुनिया भर का हथियार दे दिया, पूरी इट इज द होल नेटो, इट इज द होल वर्ल्ड वर्सेस यूक्रेन, वर्सेस रशिया, सॉरी। कहने को तो यूक्रेन है, यूक्रेन के पास हथियार तो पूरी दुनिया, सारा पूरी दुनिया की इंटेल, पूरी दुनिया की मदद, पूरी दुनिया की ट्रेनिंग। पोलैंड बन गया है अड्डा जहां पूरा आर्सेनल उतरता है, सारा आर्सेनल नेटो का पोलैंड में उतरता है। तो ये तो पूरा इट्स लिटरली द वेस्ट वर्सेस रशिया, मतलब यूजिंग यूक्रेन एज अ फ्रेंड। बोले भाई तूने इस पे इतने पैसे लगा दिए, दुनिया भर की जान लगाई, तब भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और आरजू जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो अब जो भी जंग का फैसला होगा, तेल कहाँ है, खर्चा कहाँ से निकलेगा? वहां इराक विराक में आप जाते थे तेल तो मिलता था, लीबिया में तेल, तो यहाँ तेल ही नहीं है, भाई खर्चा कहाँ से चलेगा? पैसे इसने दिए नहीं हथियारों के, और भागे कब हम तेल वेल पे कब्जा कर ले, तेल वहां है नहीं, तो वहां क्या मुर्गियों के फार्म पे कब्जा करेंगे क्या? तो दिक्कत आ रही है इनको बड़ी, इसलिए कह रहे भाई ये मॉडल चलेगा नहीं। अब एट दिस टाइम the world, on a serious note, this conflict has to end and we have to prepare for China playing tactics। और जैसे जैसे चाइना पे प्रेशर पड़ेगा, देखिए चाइना क्या करेगा, चाइना लड़ेगा नहीं कभी, याद रखिएगा मेरी बात, चाइना कभी नहीं लड़ेगा, बट चाइना विल इंक्रीज टेंशन, चाइना विल फ्लेयर अप टेंशन। चाइना सर्कस लगाने में नंबर 1 है, सर्कस, तमाशा, कठपुतलियों का नाच, रिंग मास्टर है वो, राइट। वो तमाशा करने में रिंग, चाहे वो गलवान वाला इंसिडेंट हो, उसमें ज्यादा टेंशन फ्लेयर अप हो जाए, वो ताइवान की धमकियां हो, वो जो बाइडेन के साथ कॉन्वर्सेशन जी की उसको लीक करना, ये सारे पैंतरे जो, ये सारी कलाबाजियां चाइना करेगा टू इंक्रीज द टेंशंस, राइट। लड़ेगा नहीं, लड़ना उसकी औकात में नहीं है, बट टू इंक्रीज द टेंशंस। तब दुनिया को वैसे ही बहुत मतलब बहुत फ्लैश पॉइंट खोलने पड़ेंगे, और जितना जितना जी डेस्परेट होगा उतने वो तमाशे करता जाएगा। और मैं तो आपको आपके चैनल पे ये भी बोलता हूँ, वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि जब जी पे प्रेशर पड़ेगा तो आप जो एलओसी अशांत बैठी वो शांत नहीं रहेगी, ये भी आपको प्रोटेक्शन करो, शांत नहीं रहेगी। लास्ट टाइम आपको याद है 6 महीने में आपने 5745 सीज फायर वायलेशन किए थे, जितने 10 साल में नहीं हुए थे, उतने आपने 6 महीने में कर दिए, क्यों कर दिए? उसके बाद एकदम शांत क्यों हो गए? आरजू जी ये भी कहा जा रहा है कि मतलब इधर उधर जहां भी, कि
एलओसी को भी वो एक्टिवेट करा सकता है शी जिनपिंग, एलओसी और एलएसी हम्म, दोनों को एक्टिवेट करा सकता है। तो आने वाले टाइम में जो मेरा प्रेडिक्शन है 23 एंड 24 आर गोइंग टू बी टफ। ऐसी सूरत में G20 में एक बहुत बड़ा संकट हट गया, वी कुड फिनिश ऑन द, वी कुड फोकस ऑन द एजेंडा हम्म, and we have to start seeing the real issues. Real issue is not Russia, real issue is not Ukraine, real issue is People's Republic of China। और जितनी जितनी चाइना के नंबर आ रहे हैं उतना उतना वो डेस्परेट होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है। और आपको आरजू जी एक बात बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट चाइना का 30% जीडीपी कंट्रोल करता है, 30%। हम्म। आरजू जी 30%। अगर वो सेक्टर बैंकरप्ट हो चुका है, मान लीजिए अभी पाकिस्तान का जीडीपी करीब 300 बिलियन है, अगर एक सेक्टर आपका 100 बिलियन कंट्रोल करता हो, बैंकरप्ट हो चुका, तो आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? नहीं चाइना का वो बिगेस्ट रियल एस्टेट कंट्रीब्यूटर, जीडीपी कंट्रीब्यूटर इज बैंकरप्ट व्हिच कंट्रोल्स 30% ऑफ जीडीपी। आप खुद बताइए। लेकिन आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज और है सुमित जी, जैसे आपने कहा कि ये जो हथियार बेचते हैं तो ये तो नहीं चाहेंगे कि कहीं पर भी अमन हो, तो उसमें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भी आ जाता है। हम लोग जिन लोगों से हथियार लेते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, तो आपके ख्याल से ये भी कोई इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करते हैं या कोशिश करते हैं जिससे इन दोनों कंट्रीज के बीच में भी टेंशन रहे ताकि उनका बिजनेस चलता रहे? देखिए आरजू जी, मैं आपको सच बताता हूँ, फैक्चुअली बताता हूँ, ये एक बहुत गलत हम्म, धारणा है कि हथियारों के लिए दुनिया में लड़ाइयाँ की जाती है। आदमी हथियार बनाता है पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि जियो पोलिटिकल पावर बनाने के लिए। अगर आपको सुपर पावर बनना, आपको हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में घुसना पड़ेगा। आपको अपने कैंप के लोगों को हथियार देने पड़ेंगे जो आपके साथ है, जो आपके एलाइज हैं, हम्म, तभी वो आपका वर्चस्व मानेंगे। आज एक बात बताइए, चाइना को कोई हथियार देने को तैयार है? चाइना के तो पैसे टेबल पे रखने को तैयार है। चाइना को कोई माल क्यों नहीं हम्म, बेचता? नहीं बेचता है ना, चाइना के पास पैसा है देने हम्म, को। क्यों नहीं भेज रहा चाइना? क्योंकि चाइना इज नॉट अलाइंड विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। हम्म, अब अमेरिका का एक्सपोर्ट्स का 2% भी हथियार नहीं है, ये आपको मैं फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ। इट्स नॉट इवन 2% एक्सपोर्ट्स। तो मुझे बताइए, जो एक्सपोर्ट्स का 2%, ये तो जीडीपी का 1% भी नहीं है। तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा तमाशा दुनिया में कराया जाएगा? हथियार केवल इसलिए बनाया जाता है जियो पॉलिटिक्स में, ताकि डोमिनेंस रहे, ताकि आपके अलाइज आपका लोहा माने, ताकि आपके जो पार्टनर्स हैं आपका लोहा माने। अगर अगर जो अमेरिका जितना हथियार से नहीं कमाता, उससे ज्यादा तो फेसबुक से कमा लेता। फेसबुक ट्विटर इनसे कमा रहा हम्म, है। बाय द वे, अब फेसबुक में ले ऑफ हो गया, और गूगल में भी, मैंने आपके शो में लास्ट टाइम हम्म, बोला था कि गूगल में भी ले ऑफ की बात होगी। गूगल में अब आ गई बात, गूगल में भी ले ऑफ हो रहा है। काफी लोगों ने मुझे ट्विटर पे लिखा, अरे गूगल इतनी सॉलिड है सुमित जी, आप कैसे कह रहे हो, हाउ डू यू नो? मैंने कहा रुकिए 15 दिन, एक हम्म, महीना, चीजें सामने आ जाएंगी। और गूगल में भी ले ऑफ की बात हो रही है। अमेरिका वहां से पैसा ज्यादा कमाता है बनस्बत हथियार बेच के, क्योंकि हथियार आप अपने केवल दोस्तों और अलायों को बेच सकते, हर एक को हथियार नहीं बेच सकते। और मुझे सही। बताइए, जो हम्म, रैप्टर है, $300 मिलियन का है। $300 मिलियन का जहाज खरीदने वाले दुनिया में कितने मुल्क है? 3 मुल्क नहीं मिलेंगे हम्म, आपको, गिनती के 3 मुल्क मिलेंगे। तो हथियारों पे किसी की इकोनॉमी नहीं चलती, बट हथियार पावर बैलेंस को बैलेंस करने का बड़ा काम करते हैं। करेक्ट। हम्म, अभी इंडिया पाकिस्तान में, मेरा इंडिया दोस्त है, तो मैंने आपको राफेल दे दिया, मैंने आपको S-400 दे दिया, मैंने आपको 4 और चीज चिनूक दे दिया, अपाची दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो आपको मैंने भारी कर दिया ना, तो पाकिस्तान अब तो हमला करने या भिड़ने की हिम्मत ही नहीं रखेगा, औकात ही नहीं रखेगा। और हम्म, ऐसे पावर बैलेंस में हथियार काम आते हैं। और ऑब्वियसली हथियार फ्री नहीं होते, आप पैसे देके देते हो, बट कंट्रियों का वर्चस्व जो स्थापित होता है वो हथियारों से होता है। व्हाट इज योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी? जहां तक हमारी बात है, हम दिन ब दिन आत्मनिर्भर हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन एनी एक्सटर्नल वेपन्स विद एवरी एक परसेंटेज। एक न्यूज और आई थी सर, जो जो आपने देखी होगी शायद, कि जो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज भी आई है, वो क्या है? देखिए आरजू जी, क्या था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO, आपको जान के खुशी होगी, इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। हम्म, पर ये ये अगर बहुत। मैं सवाल अपने बच्चों से पूछूं या अपने आसपास किसी हम्म, छोटे बच्चे से पूछूं, उसको नहीं पता। सबको नासा हम्म, पता है, नासा सबको पता है, नासा की टोपियां लगाते एग्जैक्टली। हैं, टी शर्टें लगाते हैं। और आपको पता है इसरो का बजट इज 1/100 ऑफ दैट ऑफ नासा। जब हम्म, इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, उसने पूछा, यार ये मैंने सुना, ये सच है क्या? बोला हाँ सब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? हमारे मंगलयान का खर्चा जाने का इज ऑलमोस्ट लेस देन अ हॉलीवुड मूवी। इसरो और नासा के बजटों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। बट द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन, देखिए मैंने नासा तो नहीं देखा, मैंने आर्यन स्पेस देखा, EADS देखा, अंदर घूमा हूं पूरा। आर्यन स्पेस देखा मैंने, इसरो के साथ मैंने काम किया है, सम डीलिंग्स विद इसरो, तो आई अंडरस्टैंड इसरो।
जो इसरो में एक चीज आपको बताऊं, ये नहीं कि हिंदुस्तानी में तारीफ कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ये लोग ऐसे आरजू जी, ये स्कूटर पे आते थे, हमारे वो साउथ इंडिया में रबड़ की चप्पल चलती, टायर से बनती है, वो चप्पल पहन के आते हो, काम करते हैं। इन्हें दुनिया में कोई भी नौकरी दे सकता है, कहीं भी इनके पास नौकरी या इमिग्रेशन की कमी नहीं है। बट ये लोग ऐसे डेडिकेटेड है, इन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैंने ऐसी डेडिकेशन शायद ही किसी और इदारे में देखी। दे आर 100% डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे आर क्रेजी फॉर देयर वर्क, मतलब दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर वर्क। और जो इनमें एक अपने काम का ऑब्सेशन और देश का जो प्यार है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है इसरो की सक्सेस का सर, पैसे नहीं है, ये लोगों का जो डेडिकेशन है, जो जुनून है। अब ट्रेडिशनली क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस बहुत एडवांस इंडस्ट्री है, और ये हमारा एक और एडिशन है जो हम दुनिया को देंगे। पर दिक्कत क्या थी, फंडिंग लिमिटेड है। और एक टाइम तो इनकी ऑलमोस्ट फंडिंग बंद कर दी थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए, वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कुछ 200-300 करोड़ इनको एडहॉक दिलाए थे। अगर नहीं देते तो लिटरली इनकी आज ना वो हालत बद से बदतर कर दी गई थी। आपने देखा वो क्रायोजेनिक इंजन का कांड क्या हुआ, क्रायोजेनिक इंजन बनाने कैसे कैसे रोका गया, नंबी नारायणन साहब के साथ क्या क्या नहीं किया गया, उनकी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं किया गया। उसमें पिक्चर भी बनी थी रॉकेटरी, अभी पीछे देखी होगी आप तो, पिक्चर खैर बहुत देखती, नहीं देखी हो तो रॉकेटरी जरूर देखिएगा। तो ये मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया। जितेंद्र सिंह साहब से अभी कुछ 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो जो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, और ये स्पेस भी उनके अंडर आता है। तो उन्होंने एक चीज बोली कि देखो पहले क्या था, जब तक हम इसमें प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाते ये सेक्टर बढ़ नहीं सकता। इसके बारे में जनता नहीं जानेगी, इसके बारे में लोग नहीं जानेंगे। इसरो जो फैंटास्टिक वर्क, पर जितना गवर्नमेंट का काम है, जितना देश का काम है, उतना है। हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना है। आज हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और इंडिया ने छोटा रॉकेट है, ये पहला रॉकेट डाला जिसमें 3 पेलोड्स हम ले गए, 3 पेलोड्स ले गए, एक इंडियन है, 2 बाहर की कंट्रियों के, और हमने उनको प्लेस कर दिया। तो आज पहले रॉकेट यानी कि मतलब इसरो प्राइवेट कंपनी का मतलब नहीं था, अब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट से किसी का पेलोड यानी कि सैटेलाइट या जो भी हो उसको कर दिया, मतलब स्पेस में प्लेस कर दिया। ये आरजू जी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फ्रेंच है, आर्यन स्पेस। और वो इक्वेडोर या कहीं से लॉन्च करते कि वो इक्वेटर पे आती, ताकि वहां से जो डिस्टेंस है कम होती है। तो एक उसमें नहीं जाऊंगा अभी कि क्या फंडा है, बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन। बट वो अब उनको एक बहुत बड़ा टक्कर हमसे मिल रहा है। पीछे हमने सिंगापुर के इतने सैटेलाइट लॉन्च किए, 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, हम टेलीमेडिसिन की बात करें, रिमोट सर्वेलेंस की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, हम क्लाइमेट मॉनिटरिंग की बात करें, कम्युनिकेशंस की बात करें, इस सब में इंडिया बहुत आगे है। जो हमारा सैटेलाइट टीवी आता है वो भी इसी से आता है। बट इंडिया को अभी काफी सैटेलाइट, हमारे पास जो कमी है सैटेलाइटों की है। अब भी हम बाहर की कंट्रियों से ट्रांसपोंडर स्पेस खरीदते हैं। सैटेलाइट अगर आप देखें तो इसमें होता है, मेनली होता है सी बैंड होता है, एक स्पेसिफिक बैंड होता है, इसे कहते हैं इंडिया सी बैंड, के यू बैंड, के ए बैंड, और एक एक्स बैंड होता है, एक एक्स बैंड फ्रीक्वेंसीज भी होती है। ये जो देवास का स्कैम हुआ था, ये इन एस बैंड फ्रीक्वेंसीज के आसपास हुआ था सारा। बट कहने की बात यह है कि हमारे पास एक वेरी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, से इंडिया सी बैंड कहते हैं, जो सिर्फ इंडिया में चलता है, इनसैट सीरीज के सैटेलाइटों पे चलता है। तो अब ये जो टीवी वगैरह है जो हमारे घरों में आता है, ये सब सैटेलाइट के आता है। और क्रॉस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टू 1 साइट एंड 1 बिलियन साइट से सेम, ये सैटेलाइट का यूएसपी होता है। आप एक साइट को ब्रॉडकास्ट करें 1 बिलियन को, आपका कॉस्ट सेम है। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में ऑल वेदर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट इज नथिंग बेटर देन सैटेलाइट। अब जैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी जो संभावना है वो और बढ़ेगी। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब खुद वहां थे। तो मुझे 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा, और आज वो खुद वहां थे। क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट का, मिनिस्टर का जाने का मतलब है प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना प्राइवेट सेक्टर को, आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं कि यार आपका काम है, तुम पैसे कमा रहे हो, मतलब। बिकॉज मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसी तरह इसको चलाते रहे आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। और जो हमारा अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो चल ही रहे, उनमें कोई वो नहीं है। और ये जो हमारे स्टार्टअप से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने में, उनको नहीं, फास्ट और ट्रैक करने में अच्छी उनकी बात मदद यह है कि करें। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के बिल्कुल कर, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी बिल्कुल चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब आज बिल्कुल वहीं थे, हाँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वहीं थे आज। और वो पीछे मुझे मिले थे एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव, उन्होंने कहा नहीं मैं वहां जाऊंगा, और भाई मैं बिल्कुल वहां रहूंगा। और देखिए लास्ट टाइम एक लॉन्च था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मोदी जी खुद गए थे श्रीहरिकोटा, मोदी जी इसरो के चीफ के साथ वो पिक्चर देखी। जब से मोदी जी आए, इनको एक प्रोत्साहन मिला, इनको एक चीज मिली, आप कर सकते हो, और इन्होंने फैंटास्टिक काम किया। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने फैंटास्टिक से भी ब्रिलियंट काम किया। जिसको ये थोड़ी बहुत
स्पेस टेक्नोलॉजी जरा मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा इस चीज़ का, मुझे समझ आती है और मैंने दुनिया भर में देखा कि दुनिया भर में कहाँ टेक्नोलॉजी है, क्या है। आरजू जी, इतने पैसे में इतना काम करना जादू से बढ़ के है। इट्स मोर देन मैजिक व्हाट दे हैव डन। बट ये है कि बिल्कुल। अब ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, नए-नए हमारे नौजवान भी जुड़ेंगे और चीज़ें बनेगी और संभावनाएँ बनेगी और हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट 10 होंगी, बहुत बहुत जॉब्स सारी क्रिएट नई होंगी। नई जॉब्स क्रिएट होंगी। जी। 100 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं और हो सकता है कि आज भी 10-15 साल हुँ, बाद हम इसकी भी 1 ट्रिलियन की बात करें कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री इज वर्थ 1 ट्रिलियन। और जो इसरो को मैं इसमें हुँ, इंक्लूड नहीं कर रहा, इसरो अपना काम कर रही है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा। हुँ। और आज हमने 3 पेलोड्स डाल दिए स्पेस में, आने वाला टाइम में और मिलेगा ना। अब देख, हम अब हमारा छोटे रॉकेट के साथ भी वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसरो इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन डूइंग दिस। अब हमारा एक नया फील्ड खुल गया, एक नई चीज खुल गई है। और जहां अगर किसी को दुनिया में रिमोट सर्वेलेंस, टेलीमेडिसिन, हुँ। डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑल वेदर कम्युनिकेशन, ऑल टेरेन कम्युनिकेशन, सुनामी वार्निंग, राइट, इसका अगर कोई रेडीमेड मॉडल चाहिए, सब इंडिया में रेडी है। प्लग एंड प्ले, आपको आना है, सब कुछ मिलेगा आपको, प्लग एंड प्लग मॉडल्स मिलेंगे, आप जाइए और उस पर काम कीजिए। दिस इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे वही चीज याद है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि it's a small step for the human being but a giant leap for the mankind. Today it is a giant leap for the Indian space program run by our startups and run by the private sector of India. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है एज़ अ पाकिस्तानी भी मुझे बहुत खुशी होती है जब इस किस्म की न्यूज़ आती हैं, तो यही होता है कि बिल्कुल एजुकेशन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का काम हो रहा है और बहुत कुछ देखने की और सीखने की ज़रूरत है, बाकी लोगों को भी ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ को, कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ख़्याल है इस पे किसी किस्म की नाराज़गी या किसी किस्म की जेलसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे ख़ास तौर पे आपकी बात कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है प्राइवेट बिल्कुल सेक्टर को, करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अरे, जी। मिनिस्टर साहब ने ये भी बोला कि भाई एक जॉइंट वेंचर भी हमने किया, कहीं हमने 100 करोड़ लगाए, इन्होंने 100 करोड़ हुँ, लगाए। तो वी आर आल्सो डूइंग जॉइंट वेंचर्स। अगर हमें प्रोजेक्ट में दम लगता तो हुँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी मिलकर जॉइंट वेंचर भी कर हुँ, लेती है। काफी हमारे देश में पीपीपी आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ना, कबली चीजें हमने अब शुरू कर दी है जिसमें लोगों पर हम भरोसा करके उनको पार्टनर बना के काम कर रहे हैं। और आपको एक और चीज बताओ, हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी जिसमें हम अपने सारे सराउंडिंग कंट्रीज को उनके ट्रांसपोंडर दिया था उसमें, कि आप उसको यूज करें अपने वेदर के लिए, हुँ। हार्वेस्ट के लिए, जो भी आपको जिसके लिए भी यूज करना आप करें। पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया था, खैर हमें दी थी, अब फ्री में आपको था, पता है कि फ्री में था ये कुछ ख़ैर का। नहीं होना नहीं चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों जब भारत की बात आती है तो हमारे लीडर्स को या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें क्या हो जाता है और मेरे ख़्याल है थोड़ा-सा मैच्योर होना चाहिए इन लोगों को और मैच्योरली आगे बढ़ना चाहिए, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली आगे थोड़ा-सा बेहतर होंगे और आप लोग बात कर रहे हैं, आप जैसे लोग आके बताते हैं, बात करते हैं, मेरे ख़्याल है ज़रूर सुनना चाहिए और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे आरजू थे? जी, मैं कह रहा था कि जो फ्री का ट्रांसपोंडर पाकिस्तान ने नहीं लिया, बिकॉज वहां कॉमन आदमी का भला होता, फ्लड का हुँ, पता लगता है, टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्वेलेंस, टेली एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन, 15 चीजें पता लगती। आज हमारे स्काई टीवी पे कई सारे चैनल्स हैं, अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो चैनल आपके टीवी पे आता है। हुँ, और अभी तो हम वो ला रहे हैं ना, जो नई एजुकेशन आ रही है वो पॉलिसी में आज हम ला रहे हैं, सारा एजुकेशन मोबाइल पे ले आएंगे कुछ टाइम में। हुँ। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, राइट, डायरेक्ट टू मोबाइल, हुँ, डीटीएम, डायरेक्ट टू मोबाइल हम नया ला रहे हैं, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। बट उसी पाकिस्तान में जब जमाई राजा को भारत से मशीनें चाहिए, वो आ जाती है, बट लोगों को हुँ। का जिंदगी अच्छी हो उसके लिए रोक लगाई जाती है। ये विडंबना है। नहीं, डेफ़िनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए और आम पब्लिक के लिए भी काम होना चाहिए और मैं ये भी करूँगी कि मैं आपके शो का ये क्लिप डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि आगे तक जाए, मिनिस्टर्स तक जाए और पॉलिसी मेकर्स तक जाए ताकि कोई शायद कहीं पे कुछ बेहतर सोच पाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।